इमेजिन कीजिए, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो दो बच्चों के परिवार के लिए काम करता है। उसको एक बेसिक सैलरी वाली नौकरी मिलती है, लेकिन खर्चों के कारण उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। और कुछ सालों में उन्हें एक घर, गाड़ी और परिवार के लिए कंफर्टेबल लाइफ और बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर मिलता है। सोचो, पूरे देश में हर एक परिवार के लिए यही हो। हर एक परिवार में जो रिक्वायर्ड इनकम से कम है, उनमें से एक व्यक्ति होता है जो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। उसी तरह एक देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पूरी एक जनरेशन की ज़रूरत होती है, जो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा मेहनत करते हैं और आगे की जनरेशन को अपलिफ्ट करते हैं। चलो चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। जब अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुला, तो चीन सरकार ने लोगों को एक स्ट्रेटेजिक एज में रखा और उन्हें समझाया कि अवसर को पकड़ो और मेहनत करो, ताकि खुद को, अपने परिवार को और पूरे देश को ऊंचाई पर ले जा सको। इस तरह चीन ने न केवल अपने देश के लिए काम किया, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी काम किया और सिर्फ 30 साल बाद वह एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। चीन ने सीधे रूप से मार्जिनलाइज्ड लोगों को पैसे नहीं दिए, जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं। उनका ध्यान एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ के माध्यम से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाने पर था, ताकि इसके कुछ फायदे सब लोगों को पहुंचे। चलिए हमें बताएं कि चीन ने इकोनॉमी को कैसे बदला। चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 1970s के आखिर में शुरू हुआ, जब उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए और खेती को डीकलेक्टिवाइज किया, जिससे प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम्स में बढ़ाव हुआ। कोस्टल सिटीज जैसे शेंजन, जुहाई और श्यामेन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जो टैक्स इंसेंटिव्स और अन्य बेनिफिट्स देकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करते थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करके चाइना ने कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज को देश में लाया। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन ने लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, ताकि वे अपने रीजन्स के लिए मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के रिफॉर्म्स ने एफिशिएंसी और कंपिटिटिवनेस को इम्प्रूव किया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट किया, जिससे एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई और चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। अब हम जानेंगे चाइनी के इकोनॉमिक ग्रोथ के परिणाम। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, सिटीज बढ़ गए क्योंकि लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में माइग्रेट किया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तेजी से विकास से गंभीर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कोस्टल और अर्बन क्षेत्रों ने रूरल एंड इनलैंड रीजन्स की तुलना में अधिक लाभ देखा, जिससे इनकम डिस्पैरिटी बढ़ गई। सोशल चेंजेस, रिफॉर्म्स ने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया और एक बढ़ती हुई मिडिल क्लास को तैयार किया, लेकिन इसके साथ ही लेबर एक्सप्लॉयटेशन और हाउसिंग बबल जैसी समस्याएं भी इमर्ज हुईं। चलो देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस करने वाली है, और देखते हैं कि ये चाइनीज वे फॉलो करती है या सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढती है। मौजूदा सरकार इस पीरियड को फेमसली अमृत काल और इंडियाज टाइम बुलाते हैं। इसका मतलब इंडिया के फेवर में अब सब कुछ है, जैसे जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस, कॉम्पिटिटिवनेस अमॉन्ग स्टेट्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हो सकता है पास्ट में बहुत इंस्टेंसेस आए हों जहां इंडिया फेवरेबल पोजीशन में था, लेकिन ज्यादातर हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अभी जब इंडिया जीडीपी 7-8% की रेट से ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज इनक्रेडिबल हैं। इस देश के यूथ इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके अपने परिवार को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे लोग अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव करेंगे। हर कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए शहर उभरेंगे। पर ये सब डिफॉरेस्टेशन, फूड, वाटर स्केर्सिटी, पोल्यूशन और वर्क लाइफ बैलेंस पर सीवियर इफेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स भी लेकर आएंगे, जो चाइना और दूसरे कंट्रीज जैसे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगले टर्म में वापस आने की उम्मीद है, तो ये कुछ प्रॉबेबल चीज़ें हो सकती हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंडिया अब भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और 60% लोग अब भी इस पर डिपेंड करते हैं, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बस 15% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स ला सकती है। मैन्युफैक्चरिंग,
जब सरकार मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाना चाहती है तो हो सकता है वो लेबर लॉज में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी बढ़ाने के लिए एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स बिल्ड करने से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, पर लैंड एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए एक मेजर हर्डल कॉज करता है। तो सरकार लैंड रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करेगी। एनवायरनमेंट जैसे अर्बनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है। केयरफुल स्टडीज कंडक्ट की जाती है और एनवायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। पर फिर भी सरकार को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोर्ट्स में मल्टीपल केसेस फाइल होते हैं जो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन को साइट करते हैं और ये प्रोजेक्ट्स डिले कर देते हैं। सरकार शायद ये प्रोसेस स्मूदर बनाने के लिए रिफॉर्म्स ले आएगी। यूनिफॉर्म बिल, पूरे देश के लिए एक सिंगल लॉ बनाना, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एनर्जी, वाटर, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे दूसरे एरियाज में भी हो सकता है अगले 10 ईयर में लाया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली जनरल पब्लिक को बहुत इनकन्वीनियंस लाता है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु, जिसे ऑफ्टन सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां लाखों लोग वर्क करते हैं, वहां मेजर प्रॉब्लम्स जैसे कि ट्रैफिक, वाटर स्केर्सिटी, पोल्यूशन, वर्क लाइफ बैलेंस और दूसरी इश्यूज फेस करनी पड़ती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सोचो अगर और भी सिटीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से इमर्ज करें बट बेसिक फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कीप अप ना कर पाएं। आने वाले महीनों में गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स डेफिनेटली लाएगी, बट देखना होगा कि वो चाइनीज़ मॉडल फॉलो करके अग्रेसिव पॉलिसीज लेती है या कोई सस्टेनेबल वे ढूंढती है। थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।